नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पहली अप्रैल से 45 वर्ष से उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को टीका लगाने की प्राथमिकता के नियम को हटाया। सरकार ने पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का आह्वान किया। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर तेलंगाना, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.67% हुई। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित किया। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार कराधान की जटिल प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने कथित मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाजे को प्रमुख आरोपी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने ये मामला एनआईए को नहीं सौंपने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल में मतदान तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का पूरा दल सिलीगुड़ी पहुंचा और उसने वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी चुनाव में मतदान केंद्रों पर कोरोना मानकों का पालन करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में लवलीन निगम के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 संक्रमण से बचाव में एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। From 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है, उसको मिलेगा। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री ठाकरे ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की उनकी मांग को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में हर तरह के पेशे से जुड़े 45 वर्ष की आयु से ऊपर वाले लोगों की संख्या अधिक है और उन्हें काम करने के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए आज दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। करीब 5 महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है।
इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरुआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में 80.9% नए मरीजों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में लगातार सबसे ज्यादा रोजाना 24,645 रोगी सामने आए हैं। इसके बाद पंजाब में 2,299 जबकि गुजरात में 1,640 कोरोना से संक्रमित रोगी मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 24 से 31 मार्च तक सभी स्कूलों में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। जिन स्कूलों में इम्तिहान नहीं हो रहे हैं वो स्कूल भी 25 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं वहां उन्हें कड़े कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ पूरा कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रदेश में बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेगा। उन्होंने कोविड के हालात के मद्देनजर गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोविड के मामलों के चलते और पंचायत चुनाव तथा त्योहारों में लोगों के इकट्ठा होने और दूसरे राज्यों से लोगों के जरिए कोविड संक्रमण के फैलने के खतरे के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये आदेश जारी किए गए। एक रिपोर्ट। स्कूलों में चल रही 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि तीसरी से 8वीं तक की ऑनलाइन परीक्षाएं और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन ली जा रही परीक्षाएं जारी रहेंगी। रेस्तरां, होटल व खाने पीने की अन्य दुकानें 50% क्षमता के साथ रात 11 बजे तक खुलेंगी। सभी संग्रहालय, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, थिएटर आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और शादी के कार्यक्रम के लिए उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मेहमानों की संख्या उपायुक्त द्वारा तय की जाएगी। इसके अलावा होली मिलन समारोहों पर भी पाबंदी लगाई गई है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। तेलंगाना सरकार ने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कल से सभी शिक्षा संस्थाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। तेलंगाना में और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये फैसला सभी तरह के स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों और आवासीय स्कूलों पर लागू होगा। केवल मेडिकल कॉलेजों को ही इससे छूट रहेगी। सरकार ने कहा है कि अब तक 4 करोड़ 84 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32,53,000 से अधिक रोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.67% है। बीते एक दिन में 199 रोगियों की इस संक्रमण से मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 1,60,000 से अधिक हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित कर दिया है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए लाया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार कराधान अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश में कराधान बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी मुद्दों पर सदस्यों की टिप्पणियों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अपने आप जीएसटी संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के डॉ अमर सिंह ने कहा कि इसे ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब देश कोविड महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने कहा है कि सचिन वाजे मनसुख हिरेन की कथित हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। वह सिम कार्ड और मोबाइल फोन जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट करने का जिम्मेदार भी है। उसने अपने निवास, कार्यालय, कुछ गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट किए हैं। आज दोपहर मुंबई में महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख जयजीत सिंह ने कहा कि जांच से पता चला है कि मनसुख हिरेन की कथित हत्या के मामले में पूछताछ के लिए बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने का प्रयास किया जाएगा। सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है। हिरेन हत्या मामला 20 मार्च को एनआईए को सौंपा गया था, लेकिन एटीएस अब भी इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कथित उगाही के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार द्वारा राज्य की गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पूर्व पुलिस आयुक्त ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनाव रैलियों में भाग ले रहे हैं, जबकि नए उम्मीदवार जनसंपर्क साधने में जुटे हैं। दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो डेल्टा सुंदरबन क्षेत्र को अलग जिला बनाया जाएगा। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रोड शो किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पुरुलिया जिले में 3 चुनाव रैलियों को संबोधित किया। श्रीमती बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2 पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा सरकारों ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा के नेता और राज्य वामपंथी मोर्चा अध्यक्ष विमान बसु ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में बांकुड़ा के पात्रासायर में रोड शो किया। इस बीच चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था और आज ही 5वें चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 11 राज्यों में 14 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के साथ आंध्र प्रदेश में तिरुपति और कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। 4100 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष है। कुरूर में 84, कांगेयम में 50 और अरावकुरिची में 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। थेनी जिले का बेदियानायकनूर एक विशेष विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अन्ना द्रमुक के संयोजक और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम चुनाव मैदान में हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी और वे अगले सप्ताह चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे 27 मार्च को सागरदिघी में एक जनसभा में सीटों की संख्या की घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में पूर्ण दल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज सिलीगुड़ी पहुंचा। आयोग ने 4 विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर उचित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
आयोग ने जिला प्रशासन से पीपीई किट और थर्मल स्कैनिंग के लिए मशीनें खरीदने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने टीका लगाने के लिए अन्य बीमारियों से ग्रस्त होने की शर्त हटाई। सरकार ने पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का आह्वान किया। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर तेलंगाना, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.67% हुई। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित किया। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार कराधान की जटिल प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने कथित मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाझे को प्रमुख आरोपी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मामला NIA को नहीं सौंपने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल में मतदान तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल सिलीगुड़ी पहुंचा और उसने वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी चुनाव में मतदान केंद्रों पर कोरोना मानकों का पालन करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य दिया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं PTI भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अगर GST परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में पेट्रोल और डीजल को माल तथा सेवा कर GST के दायरे में लाया जाता है तो वह उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए एवं कुछ सरकारी संशोधनों को स्वीकार करते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटीन के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके बाद बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए पेश किया गया और वित्त विधेयक को मंजूरी प्रदान करने के साथ संसद में आम बजट को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी हुई। सीतारामन ने कहा कि कुछ सदस्यों ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की बात कही है। इस बारे में ये समझना जरूरी है कि ईंधन पर राज्य भी कर लगाते हैं, केवल केंद्र सरकार ही कर नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ईंधन पर कर लगाती है तब इसका एक हिस्सा राज्यों को भी मिलता है।
उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में पेट्रोल और डीजल को माल तथा सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तब सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाना है। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को कम करने तथा कृषि कानूनों के मुद्दों पर किसानों से बातचीत करके मुद्दे का हल निकालने की मांग की। कांग्रेस के अमर सिंह ने केंद्र सरकार पर सिर्फ अमीरों को राहत देने और असंगठित क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कम करके तथा कर पे छूट देकर आम लोगों की मदद की जाए। सिंह ने सरकार से ये भी आग्रह किया कि वे कोरोना महामारी का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव के आकलन के लिए सर्वेक्षण कराएं तथा प्रदेशों को उनके हिस्से का राजस्व प्रदान करें। सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि कोरोना महामारी संकट के कारण अर्थव्यवस्था के लिए पैदा हुए मुश्किल हालात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कप्तानी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, कृषि, जन कल्याण तथा आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को प्राथमिकता देकर उल्लेखनीय कार्य किया है। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में हर कदम गरीबों के हित को ध्यान में रखकर और सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के साथ उठाया गया है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में भी इस बार के बजट में आम लोगों पर कर का किसी तरह का बोझ नहीं डाला गया, जिसके लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की प्रशंसा हो रही है। शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, स्वास्थ्य, सुशासन, सभी को शिक्षा, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण आदि की बात की है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने तथा विपरीत परिस्थिति पैदा होने के कारण समस्याएं बढ़ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की परनीत कौर ने कहा कि किसानों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। भाजपा सदस्य वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि करोड़ों किसान तीनों कृषि कानूनों से सहमत हैं। समाचार लिखे जाने तक राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 पर सदन में चर्चा जारी थी। आज लोकसभा में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों क्रांतिकारियों को शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। सदन ने वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक तथा पुडुचेरी विनियोग विधेयक 2021 को चर्चा कर आज लोकसभा को लौटा दिया। इन विधेयकों पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आजादी के बाद किए गए कुछ निर्णय वहां के लिए नुकसानदायक साबित हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है। ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वहां आतंकवाद और गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। वहां पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 74% मतदान हुआ। पहले वहां प्रतिनिधि केवल 3 परिवारों तक सीमित थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। वहां युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल 3000 पद अब तक भरे जा चुके हैं। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भी रोक लगाने की मांग की। गोहिल ने कहा कि बजट लोक कल्याण के लिए होता है और वो चुनावी भाषण नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि विनियोग विधेयक में चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और मनरेगा जैसी योजनाओं का कोष बढ़ाया गया है। बीजेपी के प्रशांत नंदा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य आपदा मोचन बल के लिए केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात 14वें वित्त आयोग के मुताबिक 90-10 होना चाहिए, लेकिन केंद्र ने संशोधन के साथ आयोग की सिफारिशें लागू की, जिसके बाद यह अनुपात 75-25 बना हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के
विजय साई रेड्डी ने बजट प्रस्तावों में आंध्र प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 7 साल पहले पारित हुआ था, जिसमें विशाखापत्तनम रेलवे जोन के गठन की बात कही गई थी। ये वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कई छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। सरकार कई प्रमुख संस्थानों का निजीकरण कर रही है। आगे भी यही हालत रहने पर खेती के अलावा और कोई संसाधन नहीं बचेगा। सदन में इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू होनी थी, किंतु कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों का विरोध करते हुए हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई और 3 बार के स्थगन के बाद बैठक शाम 6:10 के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में बैठक शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल सदन में सुबह 10 बजे से वित्त विधेयक पर चर्चा होगी। इसके बाद एनसीटी विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर विभिन्न नेताओं के बाद बनी सहमति के आधार पर चर्चा होगी। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले राज्यसभा में भी आज शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की शहादत के 90वें वर्ष के अवसर पर तीनों स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अदम्य साहस, बहादुरी और मातृभूमि के प्रति प्रेम को याद किया गया। इसके बाद सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य तौर पर चले तथा भोजनावकाश के बाद आम बजट तथा जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के अनुदान की मांगों पर एक साथ चर्चा हुई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। पुणे में 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 317 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 26 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बना लिए थे। अपना पहला एकदिवसीय मैच खेल रहे कृणाल पंड्या ने नाबाद 58 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने सर्वाधिक 98 रन बनाए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रृंखला का दूसरा मैच 26 मार्च को और तीसरा 28 मार्च को खेला जाएगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था। शहीदों की याद में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राज्य की पहली यात्रा की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने गांधी जी की ओडिशा यात्रा के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की है कि सभी संबंधित पक्षों के एकीकृत प्रयासों से भारत में बांस उद्योग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का हो जाएगा। श्री गडकरी आज वर्चुअल माध्यम से बांस प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाओं संबंधी ऑनलाइन प्रदर्शनी को संबोधित कर रहे थे। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 280 अंक बढ़कर 50,051 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक की वृद्धि के साथ 14,815 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने टीका लगाने के लिए अन्य बीमारियों से ग्रस्त होने की शर्त हटाई। सरकार ने पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का आह्वान किया। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर तेलंगाना, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.67% हुई। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित किया। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार कराधान की जटिल प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने मनसुख हिरेन कथित हत्या मामले में सचिन वाजे को प्रमुख आरोपी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने ये मामला एनआईए को नहीं सौंपने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल में मतदान तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल सिलीगुड़ी पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी चुनाव में मतदान केंद्रों पर कोरोना मानकों का पालन करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।